हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आर एंड के स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को, ऑफस्प्रिंग्स को ये एनवायरनमेंट में छोड़ सके। इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि CSIR नेट लाइफ साइंसेज के एग्ज़ाम में आए थे, जो आपकी हेल्प करेंगे ये जानने में कि किस तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो ये कि आर और के होता क्या है। मतलब आर और के में ऐसी क्या चीज़ है, किस लिए हम आर और के लेटर्स का ही यूज़ करते हैं, क्यों हम MNOP या दूसरे लेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होती है, यानी टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक लैग फेज़ आता है इनिशियली, यानी ऑर्गेनिजम्स न्यू एनवायरनमेंट को देखते हैं, वहाँ पे किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ उन्हें यूज़ करनी है ताकि वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। फिर आता है लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। देन फिर आता है स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर जो भी नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं, नंबर ऑफ़ बर्थ्स हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं। एंड फिर डिक्लाइन फेज़ या डेथ फेज़ आता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स की डेथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर हार्मफुल केमिकल्स वगैरह रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होने लग जाती है। अब इस टिपिकल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में आपको पता है कि एक मैक्सिमम लिमिट है जो अटेन हो रही है। ये जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे होती है, इसी को हम के बोलते हैं या फिर कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो के यानी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बेसिकली मैक्सिमम लिमिट है एक एनवायरनमेंट की, एक पॉपुलेशन को बियर करने की, यानी उसे कितनी पॉपुलेशन वो रिटेन कर सकती है। तो उसके लिए हम ये के टर्म यानी कैरिंग कैपेसिटी के लिए हम के टर्म यूज़ करते हैं। अब बारी आती है आर टर्म की। तो आर जो होता है वो इस कर्व का स्लोप है। मतलब कि ये पूरा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है ये पूरा यहाँ पे स्लोप है, तो इसे हम आर बोलते हैं। तो आर जो है वो स्लोप के लिए यूज़ किया जाता है और के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब बारी आती है ये जानने की कि एक्चुअल में ये स्पीशीज़ होती क्या हैं। तो ये जो आर और के स्पीशीज़ हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो इन्हें सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ये स्पीशीज़ अलग टाइप का बिहेवियर शो करती हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन साइज़ और टाइम का अगर आप एक ग्राफ बनाते हो और आपके पास एक लाइन है जो कि मैक्सिमम लिमिट है उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, तो जो भी के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं जो यहाँ ग्रीन कलर से आपको दिखाई हुई हैं, तो ये जो होती हैं ये डिवाइड करती रहती हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती रहती हैं, बट उनकी एक लिमिट है, वो लिमिट है कैरिंग कैपेसिटी। यानी उस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर यानी उससे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो इस टाइप की स्पीशीज़ को हम के सिलेक्टेड स्पीशीज़ या के स्ट्रैटेजिस्ट्स बोलते हैं। और दूसरी जो होती हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ या आर स्ट्रैटेजिस्ट्स होती हैं। ये इस टाइप का बिहेवियर शो करती हैं, यानी कि इसमें ना ही कैरिंग कैपेसिटी जितनी कोई लिमिट है, यानी ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती रहेंगी, कभी कम करेंगी कभी ज़्यादा करेंगी। तो इस टाइप का आपको कर्व्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ बिहेवियर में डिफरेंसेस है आर और के स्पीशीज़ में जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम दोनों के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं। तो अगर हम के और आर स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंसेस की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आती हैं जो आपको बताना होता है कि करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा टेबल, पूरा चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैंने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको पता चलेगा कि जैसे देखो, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ यहाँ लिखी हैं, के सिलेक्टेड स्पीशीज़ यहाँ लिखी हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम लेते हैं वो है रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कितनी ज़्यादा न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाने की उनकी पावर है। तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी उनके नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग, सेकेंड ऑप्शन अगर देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा होता है। बट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो होती हैं, इनका रिप्रोडक्टिव रेट काफ़ी स्लो होता है और ये बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बेबीज़ एक टाइम पे नहीं बना लेते, उनकी एक
लिमिट होती है, वो उतने ही कुछ ऑफस्प्रिंग्स, कुछ बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोडक्टिव रेट पे बेसिकली डिपेंड करता है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें बॉडी साइज़ बहुत छोटा होता है ऑर्गेनिज्म का, बट के सिलेक्टेड में लार्ज होता है। याद करने के लिए के सिलेक्टेड में आप ह्यूमंस का यानी हमारा एग्जाम्पल याद रख सकते हो। तो अगर आप हमारा याद रखोगे तो आपको सारे चीज़ों में क्या चीज़ आनी चाहिए, मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या हाई क्या लो होना चाहिए वो याद रहेगा। तो बॉडी साइज़ हमारा ज़्यादा है, इसीलिए के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में लार्ज बॉडी साइज़ होता है एंड आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में छोटा बॉडी साइज़ होता है। लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का लाइफ स्पैन छोटा होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही वो सर्वाइव करते हैं, बट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं जैसे ह्यूमंस। मैच्योरिटी की बात करें, यानी मैच्योरिटी कब आती है उनकी लाइफ साइकिल में, तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ की मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका मेन मोटो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स कम टाइम में प्रोड्यूस करना, इसीलिए मैच्योरिटी का ऑनसेट उनमें काफ़ी जल्दी हो जाता है। बट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में जो भी मैच्योरिटी का ऑनसेट होता है वो काफ़ी लेटर स्टेजेस पे होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर प्यूबर्टी का एक पर्टिकुलर एज होती है तभी आता है। तो उस तरीके से ह्यूमन से कंपेयर करके आपको हमेशा याद रहेंगे डिफरेंसेस। एंड देन आता है पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर के बेसिस पे अगर आप बोलो तो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो पेरेंटल केयर इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, कम ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए ह्यूमंस के केस में मदर जो होती है वो बेबी की काफ़ी ज़्यादा केयर करती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो भी आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अपने बेबी की ऑफस्प्रिंग्स की केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने सारे उनके पास ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो किस किस की केयर करेंगे। नेक्स्ट बारी आती है जनरेशन टाइम की, यानी कितनी जल्दी वो जनरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो बहुत शॉर्ट होता है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में, बट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल रेट, यानी कितना ज़्यादा ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर पाते हैं आफ्टर बर्थ, तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में क्योंकि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, कोई प्रेडेटर उन्हें आके खा भी सकता है, तो उनके अंदर जो भी सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत कम होता है, पेरेंटल केयर भी नहीं है। बट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं ऑफस्प्रिंग्स की, तो बहुत ज़्यादा सर्वाइवल रेट आपको देखने को मिलता है। पॉपुलेशन साइज़, ज़्यादा स्पीशीज़ ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा उनके जो भी पॉपुलेशन साइज़ है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में, बट के सिलेक्टेड में वो बेसिकली स्टेबल रहता है और ज़्यादातर कैरिंग कैपेसिटी के पास ही रहता है। यही चीज़ हमने पीछे ग्राफ में देखी थी, तो ये पॉइंट था पॉपुलेशन साइज़ का जो हमने पीछे ग्राफ में देखा था। नेक्स्ट बारी आती है एनवायरमेंटल अडेप्टेशन की, यानी किस तरीके से वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाते हैं। तो अडेप्टेशन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनस्टेबल है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में, लेकिन जो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं वो मोर और लेस प्रिडिक्टेबल या स्टेबल एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करना प्रेफर करती हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एबिलिटी की बात करें तो जो भी आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी बहुत वीक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी वो शो करती हैं। बट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एबिलिटी शो करती हैं। आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में रिसोर्स एलोकेशन जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। रिसोर्सेज जो हैं वो मेनली यूज़ किए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में जैसे ह्यूमंस में ज़्यादा टाइम लेती है बॉडी ऑफस्प्रिंग बनाने में, ताकि उसकी क्वालिटी को बेसिकली एनहांस किया जा सके इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है डिस्पर्सल एबिलिटी, कितना ज़्यादा वो डिस्पर्स कर सकते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नई दूसरी एनवायरनमेंट में या दूसरी जगह पे जा सकते हैं, नई निश जो है वो बेसिकली ले सकते हैं। लेकिन के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में डिस्पर्सल एबिलिटी इतनी नहीं होती, जो बेबी होगा वो ज़्यादातर मदर के आसपास ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में आप देख सकते हो रोडेंट्स, वीड्स, जो प्लांट्स में वीड्स होती हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फिशेस होती हैं, फिशेस भी बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं।
अगर के सिलेक्टेड स्पीशीज़ की बात करोगे तो ह्यूमंस हो गई, वेल्स हो गए जो मैमल्स होते हैं, एलिफेंट्स हो गए, इन सब के अंदर बहुत कम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये के सिलेक्टेड स्पीशीज़ में आते हैं। तो आई होप कि आपको मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्लियर हो गए हों, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं कि क्यों इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, मतलब ये थ्योरी साइंटिस्ट ने दी क्यों, क्यों उन्होंने सोचा कि आर और के सिलेक्शन जैसी कुछ चीज़ जो है वो हमें बतानी चाहिए, दूसरे जो नई आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें पता होनी चाहिए कि ऐसी भी एक थ्योरी थी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हमें पता चलता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ कैसी हैं, ट्रेड ऑफ्स कैसे हैं, मतलब कि वो किस तरीके से जो पेरेंटल केयर है और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन मेंटेन करके चलती हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स के बीच में हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है, किस तरीके से वैरी कर रही है विद टाइम। एंड इट ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस टू एनवायरमेंटल प्रेशर, मतलब एनवायरनमेंट किस तरीके से है उसके बेसिस पे उस एरिया में या तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ आके कॉलोनाइज करेंगी या के सिलेक्टेड स्पीशीज़, तो हमें उनका इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पता चलता है। नेक्स्ट बारी आती है इकोलॉजिकल निश के बारे में समझना, तो वो हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ किस टाइप का निश जो है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। देन इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस दी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, यानी हमें किन स्पीशीज़ पे ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है और कौन सी स्पीशीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और उनकी मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज़ हम अपनाएं ताकि वो स्पीशीज़ अच्छे से सर्वाइव करे, अच्छे से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। देन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी पता चलता है, यानी ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज़, बिहेवियर, सारी चीज़ें हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो हमने ये इम्पोर्टेंस पढ़ी इनके बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया था कि पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी फिर क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने लिखा भी है, दिसंबर 2023 का पार्ट बी में आया हुआ, शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, इसमें बोला है कि विच ऑफ दीज ट्रेट्स इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज़। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी आपको ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताया होता है, जैसे यहाँ ट्रीज़ के बारे में बताया है, बट इट डज़ नॉट मैटर एक्चुअली, क्योंकि वो स्पीशीज़ कोई भी हो सकती है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली वेग है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ बता रहा है कि आपको बेसिकली आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का कैरेक्टर जो नहीं है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है मोर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकेंड है टेंड टू ऑक्यूपाई हैबिटेट्स दैट आर अनप्रिडिक्टेबल एंड और एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी ऐसी जगह जैसे मान लो कि थोड़े टाइम के लिए वहाँ स्नो पड़ती होगी, तो कोई भी स्नो में रहने वाली स्पीशीज़ वहाँ छोटे टाइम के लिए आएगी, और जितनी देर में स्नो पड़ रही है उतनी देर में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करके लाइफ साइकिल ख़त्म करके चली जाएगी, ठीक है। तो एफिमेरल होता है शॉर्ट लिव्ड। देन थर्ड है थ्राइव इन हैबिटेट्स वेयर रिसोर्स कंपटीशन इज लो। देन हैव सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ टू कॉलोनाइज न्यू हैबिटेट्स। तो अभी हमने आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का पढ़ा कि वो अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में आती हैं ज़्यादातर, तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज़। एंड क्योंकि वो इस टाइप के इन्वायरमेंट में आती हैं जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी वो न्यू हैबिटेट्स में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी शो करती हैं, तो इसीलिए फोर्थ भी करेक्ट हुआ आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के रिस्पेक्ट में। एंड देयरफॉर दे बेसिकली थ्राइव इन दी हैबिटेट्स वेयर कंपटीशन इज़ लो, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में और कोई स्पीशीज़ पहले से सर्वाइव नहीं कर रही होगी, तो कंपटीशन जहाँ कम होता है वहाँ पे आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ जाना प्रेफर करती हैं। तो 2, 3 एंड 4 जो है ये सारे पॉइंट्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो आपको सारे ऑप्शंस ढंग से पढ़ने हैं और फिर याद करना है कि उस स्पीशीज़ से रिलेटेड क्या चीज़ थी। एग्जाम्पल से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, जैसे के सिलेक्टेड का ह्यूमंस हो गए और आर सिलेक्टेड का आप वीड्स याद कर सकते हो या फिर इंसेक्ट्स याद कर सकते हो। तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या चीज़ कहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो देख लिया, अब अगला वाला क्या है। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन था वो 2022 का, यहाँ पे आपको जून का एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे भी नॉट ट्रू, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में अब यहाँ पे ये नॉट वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ज़्यादातर नॉट वाली, नेगेटिव वाली, वो क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको अपर केस में दी होती हैं। जैसे यहाँ नॉट भी अपर केस में दिया हुआ है। तो इवन इफ़ कि आप भूल जाओ कि उसमें ट्रू पूछा था या नॉट ट्रू पूछा था, आप एक बार ऊपर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा नॉट वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा। तो आप पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं जनरली जो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ वो ये कि पहले ट्रू ढूंढ लो। आपको ट्रू ढूंढना इजी होगा क्योंकि उन स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स आपको ऑलरेडी पता हैं, तो आपको ट्रू चीज़ें ढूंढना इजी रहेगा और उनके बेसिस पे आप जो सही नहीं है वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताया है निश ब्रेथ जो है, यानी निश की जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो क्या है, इट टेंड्स टू इंक्रीज विद इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, स्पीशीज़ के बीच के कॉम्पिटिशन से वो इंक्रीज होती है। वाइल इंट्रा स्पेसिफिक यानी सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में कॉम्पिटिशन जब होता है तो उसकी वजह से डिक्रीज होती है, ये आपको बताया है। नेक्स्ट बोला है स्पीशीज इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट विद फ्लक्चुएटिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटीज टेंड टू हैव ब्रॉडर निश विड्थ और ब्रेथ। K strategists are likely to be better competitors than R strategists. And then आपको बोला है diffuse competition increases with niche dimensionality. कंपटीशन जो होता है वो निश की डायमेंशन के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है। क्या चीज़ ट्रू नहीं है, तो कंपटीशन निश की डायमेंशन के हिसाब से इंक्रीज होता है, ऐसा आपको याद रखना है। क्योंकि निश जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जैसे मान लो कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करते हो, तो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करने का मतलब कि निश जो है वो छोटी है, ठीक है। तो उस टाइम कंपटीशन जो होगा वो कम होगा। जैसे मान लो आप टीचिंग करते हो तो आपका कंपटीशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू आप मल्टी राउंडर हो। तो आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो या बहुत ज़्यादा काम करते हो अलग अलग टाइप के, तो उस केस में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उन फील्ड से बिलोंग करते होंगे। तो इसीलिए जो कंपटीशन होता है डिफ्यूज वाला, डिफ्यूज्ड कंपटीशन, वो इंक्रीज होता है निश की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, इट इज़ बेसिकली ट्रू। तो आपको नॉट ट्रू पूछा है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला अगर आप देखो तो के स्ट्रैटेजिस्ट ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं आर स्ट्रैटेजिस्ट से। ये हमने देखा था क्योंकि आर स्ट्रैटेजिस्ट जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। तो ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर्स हुए कौन, के वाले। तो इसीलिए थर्ड भी ट्रू है, तो ये नॉट ट्रू में नहीं आएगा। सेकंड अगर आप देखो स्पीशीज़ अनस्टेबल एनवायरनमेंट में अगर है तो वो ज़्यादातर ब्रॉड निश जो है वो प्रेफर करती है। ये किस लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, एनवायरनमेंट में नहीं पता कि अब ड्राउट आ जाएगा या फ्लड आ जाएगी या क्या चीज़ होगी, तो उसे निश ब्रॉड करके रखना पड़ता है क्योंकि उसे मल्टीटास्किंग बेसिकली बनना पड़ता है ताकि वो किसी भी टाइप का एनवायरनमेंट जो हो उसके अकॉर्डिंग ढल सके। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि उनकी निश जो होती है वो ब्रॉड होती है, नैरो नहीं होती है। तो इसका जो मेन आंसर बचा वो ऑप्शन नंबर 1 बचा, यानी दिस इज़ नॉट ट्रू। निश की जो विड्थ है वो बेसिकली इंक्रीज नहीं होती इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में एंड डिक्रीज नहीं होती इन इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में वो डिक्रीज नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नीचे के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन और निश की विड्थ के बीच में रिलेशन पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको बोली है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स, बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज आती हैं ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स के अंदर आती हैं, इज़ मोस्ट लाइकली इन रोडेंट स्पीशीज़ when snakes prefer to prey upon large older individuals of rodent species that grow continuously over their lifespan। यानी कि
इनमें से कौन सा लाइफ हिस्ट्री ट्रेट जो है वो ज़्यादातर उन रोडेंट स्पीशीज़ में है जिनमें स्नेक्स जो हैं वो लार्ज और ओल्ड इंडिविजुअल्स को खाना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। तो यहाँ पे क्या चीज़ है? अर्ली रिप्रोडक्शन स्लो ग्रोथ रेट, delayed reproduction fast growth rate, delayed reproduction and slow growth rate, and early reproduction and fast growth rate। क्या चीज़ वो रोडेंट स्पीशीज़ जो है वो अपनाएगी, किस टाइप के ट्रेट्स जो हैं वो अपने अंदर शो करेगी जब स्नेक ज़्यादा बूढ़े इंडिविजुअल्स को खाना प्रेफर करता है? तो वो कोशिश करेगा कि जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाए, ठीक है। तो अर्ली रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि जल्दी से जल्दी वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स बना दे ताकि ओल्डर को खा भी जाए तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स तो आ रहे हैं सर्वाइवल के लिए। तो सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ। अब फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा होगा? स्लो ग्रोथ रेट शो करता हुआ या फास्ट ग्रोथ रेट? देखो, अगर उसे रिप्रोड्यूस जल्दी करना है तो उसे ग्रोथ रेट भी फास्ट रखना पड़ेगा, स्लो नहीं, क्योंकि जल्दी ग्रो करेगा तभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा और तभी रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो बनता है मोस्ट एप्रोप्रिएट वो ऑप्शन नंबर 4 बनता है इंस्टेड ऑफ ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको बोला है एक पॉपुलेशन ए है, इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रेस में हैं एंड दे प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफस्प्रिंग्स। क्योंकि स्ट्रेस में है वो ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग का साइज बिग करने के लिए, तो वो छोटे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। बेस्ड ऑन दिस वन मे कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड कर सकते हो आप कि स्ट्रेस जो है पॉपुलेशन में अफेक्ट करता है ऑफस्प्रिंग के साइज को बट नॉट द नंबर। स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स दैट रिक्वायर लेस फूड, या फिर स्ट्रेस में बी लिंक टू ऑफस्प्रिंग साइज, या स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑफस्प्रिंग के साइज को। देखो, डायरेक्टली करता है या नहीं ये हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं बता सकते हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इन्हें हम बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसमें आपको अपनी थ्योरी नहीं लगानी है, उसमें आपको ये नहीं करना कि हाँ ऐसा होता तो ऐसा भी हो सकता था क्योंकि मैंने पढ़ा था, ऐसा आपको नहीं सोचना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ उसी के बेसिस पे आंसर करना है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तो इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्या पता वो इनडायरेक्ट भी करता हो। तो इसीलिए फोर्थ जो है वो आंसर नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आपको बताना है, लिखा हुआ है यहाँ बेस्ड ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वाला देखो, स्ट्रेस जो है इस पॉपुलेशन में अफेक्ट करता है ऑफस्प्रिंग साइज को बट नॉट द नंबर। अब नंबर के बारे में हमें बताया ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि नंबर जो है उसे अफेक्ट नहीं करता, तो इसीलिए फर्स्ट भी आंसर नहीं हो सकता। सेकंड जो है उसमें बोला है स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं छोटे ऑफस्प्रिंग्स ताकि उन्हें कम फूड जो है वो रिक्वायर्ड हो। अब ये हमें नहीं पता ना कि वो स्ट्रेस फूड का स्ट्रेस है या वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, इस सेंस में कि वेदर जो है क्लाइमेट चेंज हो गया या कुछ भी ऐसा, तो वो हमें नहीं पता कि फूड की ही स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं या टेम्परेचर या किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सेकंड भी हम आंसर नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर बचा थर्ड, जिसमें बताया है स्ट्रेस में बी लिंक टू द ऑफस्प्रिंग साइज, मतलब लिंक हो सकता है उनके बीच में, तभी ऐसा हो रहा है। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना 1 बाय 1, एक एक एलिमिनेशन मेथड से बेसिकली, जिसमें एक एक स्टेटमेंट जो है वो मैं एलिमिनेट करती रहती हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे आंसर करती हूँ। ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, यही मैंने यूज़ करी थी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो आप भी इसे यूज़ करना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस का बताती हूँ कि इसका ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेट्स इज मोस्ट लाइकली इन अ स्पीशीज व्हेन मैटरनल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, यानी मदर की साइड से, मैटरनल पैटर्नल याद रखना, पैटर्नल पापा, मैटरनल मम्मी, तो मैटरनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है यानी मम्मी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जिसके अंदर मदर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी? तो आपको बताया है मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड हाई मैटरनल मोर्टिलिटी,
slow developmental rate and low maternal fecundity, few reproductive events and low maternal fecundity, and few reproductive events and high maternal mortality। सबसे पहली चीज़ आपको बोला है कि maternal investment बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर maternal जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है तो उस केसेस में पहले से ही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट का मतलब कि पहले से ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपको बताया है फेकेंडिटी। फेकेंडिटी क्या होता है? फेकेंडिटी बेसिकली कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, वो मदर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, उसे हम मैटरनल फेकेंडिटी बोलते हैं। तो आपको बोला है स्लो डेवलपमेंटल रेट एंड लो मैटरनल फेकेंडिटी एंड फ्यूअर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड लो मैटरनल फेकेंडिटी, फ्यूअर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड हाई मैटरनल मोर्टेलिटी। याद रखना, जब दो स्टेटमेंट्स में सेम चीज़ मेंशन करी हो, जैसे यहाँ करी है फ्यू रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, फ्यू रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो चांसेस होते हैं कि वो वाले ऑप्शंस आंसर हों, ठीक है। क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दो सेम टाइप की स्टेटमेंट दे देते हैं कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि थर्ड और फोर्थ में से कोई सा आंसर हो, ठीक है, बाकियों में से नहीं। ज़्यादातर ऐसा केस होता है, मतलब ऑलमोस्ट 90% होता है, बट 10% फिर भी होते हैं चांसेस कि शायद उनमें से ना भी हो, कोई और सा आंसर निकल जाए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बट यहाँ देखो, स्लो डेवलपमेंटल रेट, मैटरनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है स्पीशीज़ के अंदर, तो अगर डेवलपमेंटल रेट है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो है ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फ्यू रिप्रोडक्टिव इवेंट वाला जो है वो करेक्ट है, बट मैटरनल फेकेंडिटी और मॉर्टिलिटी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो मॉर्टिलिटी ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ऑफस्प्रिंग जो है, मतलब मदर जो है उसकी डेथ ज़्यादा हो रही है, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगी, पेरेंटल केयर कैसे प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए फोर्थ भी इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर बचेगा वो थर्ड बचेगा, क्योंकि मैटरनल फेकेंडिटी कम, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कम, तो मदर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। यानी मदर जो है, जो उसके पास पहले से बेबी है, उसकी केयर ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बेबीज़, ठीक है। तो वो उस पर ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट दे पाएगी। तो फ्यूअर रिप्रोडक्टिव इवेंट हो और फेकेंडिटी भी कम हो, यानी ज़्यादा वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उसके बेसिस पे उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी टू दी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई हों कि ये पूरा स्ट्रैटेजिस्ट से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो उनके जो बेसिकली वो टेबल है डिफरेंसेस का, वो इम्पॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि उसे हम सॉल्व कर सकें मिलके। और नेक्स्ट वीडियो आएगी न्यू टॉपिक के ऊपर, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।